यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश को कैसे हल करना है, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कहानी कैसे लिखना है, प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब यहाँ हम बात करेंगे खंड का। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 का है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है अंतराल त्रिशंकु तट की खोज वागधारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वागधारा। ठीक है, अब तट की खोज है हरिशंकर प्रसाई की रचना, त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है और अंतराल जो है किसकी रचना है, मोहन राकेश की। इसके बाद एक कक्षा नंबर है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो ये तीनों रचनाएं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। चारुचंद्र लेख नहीं है। चारुचंद्र लेख मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर एक का ग नंबर है, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद है। ठीक है, आलोचनात्मक कृत कालिदास के लालित्य योजना के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद एक का घ नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। तो तब की बात और थी, ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कल्प वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की है और धरती के फूल कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखाचित्र पर आधारित रचना है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है और ये रेखाचित्र पर आधारित है, तो यही सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विकास विशाख दत्त की रचना है और साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की है। घुमक्कर शास्त्र के लेखक है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, इसके बाद दूसरा का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। खा नंबर है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं कितने, 15 सर्ग हैं। ठीक है, और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और लोकायतन पर पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इसके बाद घ नंबर है, सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता। इसके बाद है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत की है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। तो जब भी आपको किसी गद्यांश को हल करना है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही राष्ट्र पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, माता भूमि पृथव्यो और पृथव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर भूमि शब्द, माता शब्द, पृथ्वी शब्द, मातृभूमि शब्द, राष्ट्र शब्द, ये शब्द दिख जाए तो समझिएगा राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है और गद्यांश लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर मेरे प्यारे जो दूसरा पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, व्याख्या करना है भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल से हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर किसकी रचना करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इसके बाद यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं क्या है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है
वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और उत्सव की धूमधाम में मिट गई। तो यहाँ पर अशोक शब्द से पता चल रहा है कि अशोक के फूल पाठ से लिया गया है और उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्धि हुई थी, सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और दिनों दिन की उत्साह धूमधाम भी मिट गई। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्धि हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति है कि वह उखड़ गए, उनका समाज ढह गया और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम में मिट गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम है 10 अंक का। तो कान दूत कैंधो ब्रह्मदूत पधारे आप। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्मदूत बनकर आए हैं? धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर जी कहते हैं पे प्रीत रीत जनतना, आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन नीति ले अनारी की, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम, आपने कहा कहो जो तुम, आपने जो कहा मान्यो हम, हमने मान लिया। कान ब्रह्म एक ही है, कान मतलब श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। तो हूँ हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय हैं बन बिगड़ ना बारिता बरिद क्यों, बूंदता बिलई है बूंद विवश बेचारी की। यानी समुद्र से अगर एक जल की बूंद निकाल लिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारे बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी समुद्र के जल में समुद्र की एक बूंद को निकाल लिया जाए तो उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारे बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग और लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना है कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वह उन्हें अनाड़ी मानती हैं। अनीति और भावत शब्दों के अर्थ। तो अनीत का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से और भावत का अर्थ है प्रेम करना है, मानना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे आप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है जिसमें दूत और पधारे शब्द का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ऊपर वाली 2 लाइन कान दूत केंद्रो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे परन फेरन को मति ब्रजबारी की। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो या ब्रह्मदूत बनकर आए हो, आपने तो हम ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं क्या है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका सिद्ध है तू शीश अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम है अभिनव मनुष्य, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फिर दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आपको पूरे की बता देते हैं, चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो
कवि ने कहा है कि विज्ञान यदि तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। यहाँ पर यह मिस प्रिंट हो गया, शायद नहीं, मिस प्रिंट नहीं, सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम। तो रस इसमें वीर है, क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ उसके उपयोग को दर्शाया है। और उपमा अलंकार है, क्योंकि विज्ञान को तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर 5 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, ठीक है। जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह लिखेंगे तो आपको 100% 5 अंक मिलेगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। आगे लिखेंगे रचनाएं, हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिनि कालीन भारत और संपादन में पद्मावत और हर्षचरित्र। इसके बाद है खा नंबर। 5 का खा नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। रचनाएं में लिखेंगे आंसू लहर, झरना कामायनी, आंधी इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आपने अगर अभी तक सारांश तैयार नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने वहाँ वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, अथवा करके दिया है। कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता तो लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। 7 नंबर है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और भी 5 अंक का है, ठीक है। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करें खंड खा की। 8 का नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी, भवभूतदेव, महाकवि शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठ का नाम हरदि विराजन्ते। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि ने अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा आसाम भी मात्र सम सम्माननीय वंदनीय चा। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता स्वतंत्रताया गौरव अखंडत्वम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसके गौरव और अखंडता
संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्टुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीवाण भारती, की भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूर्णांक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत दिदर्शिका महात्म नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पूछता है, 1 करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यदा अयम षोडशा वर्ष देशी आसीत तदस्य कन्यसी भगनी विसूचका पंचत्वम गता वर्षत्रय अंतरमस पितृभ्यो अपि दिवांगता द्रयोर्नयो मृत्यु दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथम अहम कथम वायम व अयम लोकः मृत्यु भयात् मुक्तः सयादित चिंतितः एवास हदि सहस्यो वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती भास्वत मूल संकरम ग्रहम अताजयत। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिदर्शिका के महर्षि दयानंदन नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका अनुवाद है। जब वे लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग से धार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। इसके बाद खा नंबर है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो वर्ष परवेगा विपुला पतंत, यानी वर्षा की झड़ी घनी पड़ रही है। वर्षा की झड़ी घनी पड़ रही है। परवाहंत वाता समदूर्ण वेगा, तेज हवा बह रही है। ठीक है। प्रनष्ट कूला, यानी क्या होता है, किनारों को तोड़कर। विप्रतिपन्न मार्गा, रास्तों को बदलकर। नद्यों माने नदी, शीघ्रतम माने तेजी से, जलम माने जल को, प्रवाहंती माने बहा रही है। ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना है ये भी देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ से के वर्षा खंड से अवतरित है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद अथवा वाला देख लेते हैं। अर्ध दानो वैरणा गिरजया अर्ध शिवा सतम, यानी शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया। अर्ध दानो वैरणा, और शिव का आधा भाग दानों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। देवथ्यम जगदी तले पुरा हरा भाव समुन्निलत, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से, इस प्रकार हे राजन पृथ्वी तल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, शशकला चंद्रकला अम्ब्रमा ने आकाश में चला गया। नागाधिप क्षमातलम, शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वगतम अधिस्वरतम गतम, सर्वज्ञता और अधिस्वरता आप में चली गई। मातु भिक्षाटनम, और भिक्षा मुझे मिल गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिदर्शिका के भौजस्योदारम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 अंक का है। प्राची कीर्षा अभवत, तो प्राची पिंगा अभवत। का भाषा आसाम में मात्र सम सम्माननीय, यहाँ पर सम्माननीय रहेगा। तो संस्कृत भाषा आसाम में मात्र सम सम्माननीय। वर्षा काले नगेंद्रा कीर्षा भवंती, तो वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंती। इसके बाद में है 10 का खा और गा रस अलंकार छंद से, श्रृंगार अथवा विभत्स रस, यमक अथवा उपमा अलंकार, दोहा अथवा कुंडलीय छंद। तो 2-2 अंक मिलेंगे, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। इसके बाद है 11 नंबर में निबंध लिखना है आपको। 9 नंबर का है साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बाद है 12 का पहला, क्या कह रहा है, नैनम का संधि विच्छेद, तो ने प्लस अनम होता है। कलाविव का संधि विच्छेद होता है कलो प्लस यू। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वृद्धा का संधि विच्छेद, तो वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, वृद्ध प्लस धा, क्या होगा, वृद्ध प्लस धा। आपका दा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास लिखिए। तो अनुरूपम में अनुपसर्ग लगा है तो अव्ययभाव समास है। श्रेष्ठ पुरुषा में तत्पुरुष समास है। मीनाक्षी में कर्मधारय समास है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये रहा आपका 8 नंबर का प्रार्थना पत्र। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर धीमान में धातु है धी और प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों मतुप। ठीक है। और पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है, क्या है, अनियर प्रत्यय है। और धनवती में धन शब्द है और प्रत्यय है मतुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय, तो विद्यावती में प्रत्यय है मतुप। कौन सा प्रत्यय है,
मतु प्रत्यय है, और श्रीमती में भी मतु प्रत्यय है, और लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद में खा वाला देखते हैं। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भी कितने अंक का है? 2 अंक का। तो यहाँ पर आकाश छात्रे सम स्नात, आकाश छात्रे सम स्नात, तो जहाँ पर सम शब्द दिख जाए, देखिए यहाँ पर सूत्र इसका होता है सा युक्ते प्रधाने। ठीक है, सह युक्ते प्रधाने से कौन सा होता है, कौन सी विभक्ति होती है इसमें? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो सह युक्ते प्रधाने से तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर देखिए आपको सह शब्द मिलेगा, और कौन सा मिलेगा? साकम शब्द मिल जाए, और सार्धम शब्द मिल जाए, सार्धम, और समम शब्द मिल जाए, समम। तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है श्री गणेशाय नमः, तो इसमें आपको नमः शब्द दिख जाए। ठीक है, स्वशस्ति शब्द मिल जाए, स्वाहा शब्द मिल जाए, अलम शब्द मिल जाए, और वसट शब्द मिल जाए। तो आप इसमें समझिएगा कौन सा है? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ये शब्द अगर मिल जाए नमः, स्वस्त, स्वाहा, सुधा, अलम, वसट, तो आप समझिएगा कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। और इसके बाद में मार तु हृदया कन्या प्रति स्निग्धा भवत, तो जहाँ पर क्या दिख जाए? प्रति शब्द दिख जाए। ठीक है, अभिता शब्द दिख जाए, क्या? अभिता, परिता शब्द, समया, निक्सा, निक्सा, और हा प्रति योगे से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। जहाँ पर अभिता, परिता, समय, निक्सा, हा शब्द दिख जाए वहाँ पर होती है द्वितीय विभक्ति। ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।